नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका उदयपुर के सृजी स्टडी सेंटर में भव्य अभिनंदन। बिल्कुल साथियों, आज आप द्वितीय क्लास में जो कि मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं, सिखवा सर। बिल्कुल साथियों, जिलों की नगरी में आपका स्वागत है और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आप और हम दोनों चर्चा करने जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी है। जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं जो रिट अथवा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा की यदि मैं बात करूं सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो भी तैयारी करने वाला जो मेरा प्रतियोगी है या जो मेरा विद्यार्थी है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आया हूं। बिल्कुल आज आप और हम दोनों मिलकर चर्चा करेंगे आखिर इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कम से कम अब तक आपने जो तैयारी की है वो कैसी तैयारी रही आपकी और आगे इस तैयारी का आप स्वयं आकलन कर पाओगे। तो बिल्कुल इसी को मद्देनजर रखकर साथियों, जिलों की नगरी उदयपुर के स्टडी सेंटर पर जो कि अगर देखा जाए सृजी स्टडी सेंटर जो एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है साथियों आपका, जहां पर मनोविज्ञान की निरंतर प्रश्नोत्तरी चलायमान है। तो मेरे साथ जुड़िएगा, देखिएगा प्रश्नोत्तरी भाग 2 में बात कर रहा हूं। मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 2 में किस तरह के मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं, बिल्कुल हम उस पर चर्चा करने जा रहे। तो मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर अंकित है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि बाल विकास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, बाल विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सी युक्ति महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और उत्तर तक पहुंचिएगा। बाल विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। नंबर 1, क्या भोजन एवं पोषण। बिल्कुल साथियों, बाल विकास तो कौन सी युक्ति महत्वपूर्ण है, बिल्कुल भोजन और पोषण, ये बाल विकास से संबंधित है, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी है उस पर आपको जाना है। तो भोजन और पोषण भी होगी, प्रेम एवं देखभाल भी होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को प्रेम से और अच्छी तरह से देखभाल करके उसे सिखाया जाता है, तो इसका संबंध भी है। फिर है वंशानुक्रम और शिक्षा। बिल्कुल बाल विकास की दृष्टि से वंशानुक्रम भी उपयोगी है। कहते हैं ना, जैसे माता पिता वैसी संतान क्या कहलाता है, वंशानुक्रम को अनुवांशिकता भी कहते हैं साथी, और उसके शिक्षा से संबंधित है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यदि बात करें तो चौथा ऑप्शन जो आता है आपके वंशानुक्रम और वातावरण। आपने देखा होगा जैसे माता पिता वैसी संतान वंशानुक्रम है, और बालक जिस परिवेश में रहता है, वातावरण को क्या कहा गया, परिवेश भी कहा गया। बालक जिस परिवेश में रहता है और उस परिवेश का प्रभाव भी उस बालक पर अवश्य पड़ता है। इसका मतलब बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो युक्ति है वो कौन सी है साथियों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। तो यहां आंसर जो आपका होगा दे बिल्कुल सही है। ये महत्वपूर्ण तो है लेकिन ज्यादा नहीं है, ये भी है, ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं है और ये भी उतनी महत्वपूर्ण नहीं। जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो युक्ति बताई गई ये वंशानुक्रम और वातावरण को बताया गया। बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो बिल्कुल आपको ये फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा कि बाल विकास को सर्वाधिक जो युक्तियां प्रभावित करती है या जो तथ्य प्रभावित करता है उसमें एक नाम क्या आता, वंशानुक्रम। इस वंशानुक्रम का संबंध जैविक कारक से है। किससे है साथियों, जैविक कारक से है। और वातावरण का संबंध सामाजिक कारक से है। किससे है, सामाजिक कारक से। बिल्कुल यहां पर तो क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बात आ रही है प्रकार्यवाद की घोषणा की थी, अर्थात प्रकार्यवादी संप्रदाय से संबंधित यही क्वेश्चन है
कि प्रकार्यवाद की घोषणा किसने की थी? क्या वो घोषणा करने वाला वुडवर्थ है, या वो घोषणा करने वाला प्रोफेसर रायबर्न है, क्या वो घोषणा करने वाला क्रो है, या घोषणा करने वाला जॉन डीवी है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, उत्तर तक पहुंचिएगा। यदि आप ये मानते हो कि प्रकार्यवाद की घोषणा वुडवर्थ ने की, तो यह आंसर बिल्कुल ही गलत होगा। क्यों? कि जो वुडवर्थ था वो प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है। वुडवर्थ जो है वो व्यवहारवादी संप्रदाय से संबंधित है। इसका मतलब इसका संबंध किससे है? व्यवहारवादी संप्रदाय से। तो ये आंसर आपका होगा नहीं। और प्रोफेसर रायबर्न है, इसका जो संबंध है ये व्यवहारवाद में भी था, और ये व्यक्ति जो प्रोफेसर रायबर्न है ये समग्रवाद में भी रहा है। तो इसका संबंध भी किससे है? व्यवहार से भी है, व्यवहारवादियों से, और कई जगह इसको समग्रवाद से भी इसको संबंधित माना गया। क्रो है जो कि 20वीं शताब्दी को शिशु शताब्दी कहता है। 20वीं शताब्दी को क्या कहता है? शिशु शताब्दी कहता है, या बालकों की शताब्दी कहता है। तो निश्चित ये मानेगा 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान व्यवहार में आ गया था। तो इसका संबंध भी किससे है? व्यवहार से है। इससे यह पता चलता है कि प्रकार्यवाद की घोषणा करने का जो श्रेय दिया गया वो किसको दिया गया? जॉन डीवी को दिया गया। अब आप सोचिएगा कि जॉन डीवी वो व्यक्ति है जिसने प्रकार्यवाद की घोषणा की थी, और ये घोषणा जॉन डीवी एक दार्शनिक और एक शिक्षा शास्त्री भी रहा है। और इस जॉन डीवी ने इस प्रकार्यवाद की घोषणा, प्रकार्यवाद की जो घोषणा की थी, बिल्कुल ये जो घोषणा की और जिस पुस्तक में की थी, उस पुस्तक की यदि मैं बात करूं तो उस पुस्तक का नाम है टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी। टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी, इस पुस्तक में इसने प्रकार्यवाद की घोषणा की। तो टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक में प्रकार्यवाद की घोषणा किसने की थी साथियों? जॉन डीवी ने की थी। बिल्कुल आपके आंसर समझ में आ गया होगा। आखिर प्रकार्यवादी संप्रदाय है, मुख्य प्रवर्तक जो था वो तो आपके विलियम जेम्स को माना जाता है, और समर्थकों में यदि बात करें तो जॉन डीवी वगैरह भी इसके क्या थे? समर्थक थे। तो ये सारे का सारा प्रकार्यवाद की घोषणा करने का श्रेय जो दिया गया वो दिया गया जॉन डीवी को, जिसने अपनी पुस्तक में इसकी घोषणा की थी। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। पिछली कई भर्ती परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है, उक्त कथन किसने दिया? शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया, यह कथन किसने कहा? क्या यह कथन महात्मा गांधी का है? क्या यह कथन अरस्तु का है, जिसे एरिस्टोटल भी कहते हैं? क्या यह कथन ब्राउन का है, या यह कथन विवेकानंद का है? 4 ऑप्शन है साथियों आपके सामने। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो समझिएगा कि शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया, इस कथन को किसने कहा? यदि महात्मा गांधी की यदि अपन बात करें तो इस कथन को महात्मा गांधी ने नहीं कहा। अब आप सोच रहे तो फिर महात्मा गांधी ने कौन सा कथन कहा? तो महात्मा गांधी तो यह कहता है कि शिक्षा का अर्थ क्या है? महात्मा गांधी कहता है शिक्षा से तात्पर्य मन शरीर वे आत्मा के सर्वांगीण विकास से। सर्वांगीण विकास से, ये कौन कह रहा है? महात्मा गांधी कह रहा है कि मन शरीर और आत्मा का सर्वांगीण विकास ही क्या है? शिक्षा है। तो इस दृष्टि से महात्मा गांधी आंसर क्या हो गया? गलत हो गया।
फिर बात आती है अरस्तु। तो अरस्तु ने क्या कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। क्या कहता है अरस्तु? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण क्या है? शिक्षा है। इसका मतलब अरस्तु भी कथन नहीं कहा है। फिर बात आती है ब्राउन की। तो ब्राउन वो व्यक्ति था जिसने ये कहा था शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो ये कथन सही होगा। शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन की क्या है? परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो ये कथन तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आंसर जो होगा आपका क्या होगा? सी आंसर बिल्कुल सही है। विवेकानंद ने जो चीज कही, विवेकानंद का कथन भी क्या है? क्योंकि विवेकानंद इसलिए नहीं होगा क्योंकि विवेकानंद ये कहता है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय अंतर्निहित शक्तियों की पूर्णता की पूर्ण अभिव्यक्ति है। क्या कहता है? शिक्षा से तात्पर्य क्या है? पूर्ण अभिव्यक्ति क्या है? अभिव्यक्ति शिक्षा है। यह बात कौन कह रहा है? विवेकानंद। वो भी कौन सी? अंतर्निहित। तो बिल्कुल यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन के कथन अगर आपने पढ़े तो उत्तर तक आप पहुंच गए होंगे। तो आंसर जो होगा वो से जो ऑप्शन है ये क्या है? सी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है साथियों। तो बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के साथ बहुत सारे आपके और भी फंडामेंटल क्लियर हुए होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा मेरे साथ। देखिए आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 चीज को समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा और उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? एक शब्द आया यहां पर अंतर्दर्शन। क्या शब्द आया साथियों? अंतर्दर्शन शब्द आया। अंतर्दर्शन पर आश्रित मनोविज्ञान का परिवर्तन किया था। यानी कि अंतर्दर्शन को आधार मानकर मनोविज्ञान के बारे में बताने वाला व्यक्ति कौन था जिसने अंतर्दर्शन को क्या माना? आधार माना। क्या वो व्यक्ति वुडवर्थ है, या वो व्यक्ति मैकेंजी है, क्या वो व्यक्ति विलियम जेम्स है, क्या वो व्यक्ति टिचनर है? ये 4 ऑप्शन है। तो अंतर्दर्शन की यदि बात करें तो वुडवर्थ तो होगा नहीं, क्योंकि यह प्रश्नावली विधि के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? प्रश्नावली विधि, जिसमें अंतर्दर्शन या आत्मनिष्ठता का कोई योगदान नहीं है। और मैकेंजी जो है यह भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैकेंजी ने केवल शिक्षा को परिभाषित किया कि शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षा सतत प्रक्रिया। शिक्षा क्या है? सतत प्रक्रिया है। विलियम जेम्स आंसर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विलियम जेम्स जो व्यक्ति है यह केवल प्रकार्यवाद को बताता है, प्रकार्यवाद की व्याख्या करता है। तो अंतर्दर्शन को बताने वाला जो व्यक्ति है वो कौन सा हो गया साथियों? बिल्कुल उत्तर आपके सामने है। टिचनर ने क्या किया? यह विलियम वुंड का शिष्य था। टिचनर किसका शिष्य था? टिचनर विलियम वुंड का क्या है? वुंड का शिष्य। विलियम वुंड का क्या है साथियों? शिष्य है। इस टिचनर ने अंतर्दर्शन के आधार पर मनोविज्ञान का परिवर्तन किया था। क्या किया था? परिवर्तन किया।
अंतर्दर्शन के आधार पर मनोविज्ञान का क्या किया, परिवर्तन किया। अब चीज आती है कि अंतर्दर्शन को आत्मनिष्ठ भी कहते हैं। अंतर्दर्शन को क्या कहते हैं, आत्मनिष्ठ भी कहते हैं। और आत्मनिष्ठ स्वयं के आकलन से है। स्वयं क्या है इस चीज को आपको आना ही क्या कहलाता है, अंतर्दर्शन कहलाता है। तो अंतर्दर्शन जो विधि है उस विधि को देने वाला तो विलियम वुंड है, और अंतर्दर्शन के आधार पर मनोविज्ञान के बारे में बताने वाला कौन है, टिचनर है। तो अंतर्दर्शन विधि किसने दी थी, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। अंतर्दर्शन विधि, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध वुंड से है। और अंतर्दर्शन मनोविज्ञान को समझाने का प्रयास विलियम वुंड के शिष्य टिचनर ने किया। तो बिल्कुल आपके फंडामेंटल क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल, पिछली भर्ती परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 5 मोबाइल की स्क्रीन पर है, देखिएगा। किस प्रकार के परीक्षण का क्षेत्र संपूर्ण राज्य व देश तक विस्तृत होता है। कहने का मतलब है ऐसा कौन सा परीक्षण है जिसका संबंध संपूर्ण राज्य से, एक राज्य से दूसरा राज्य, एक देश से दूसरे देश से, एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय, यानी इससे व्यापकता पर आधारित परीक्षण बताया है। ऑप्शन दिया गया, क्या उसका संबंध प्रमाणीकृत परीक्षण से है। दूसरा ऑप्शन, क्या उसका संबंध अप्रमाणितकृत परीक्षण से है। क्या उसका संबंध शिक्षक निर्मित परीक्षण से है, या उसका संबंध व्यवहारिक परीक्षण से है। ये 4 ऑप्शन है। तो बिल्कुल क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस प्रकार के परीक्षण का क्षेत्र संपूर्ण राज्य और देश तक होता है। ऐसा कौन सा परीक्षण है जिसका संबंध व्यापकता से है। तो यदि इसकी बात करें तो पहला ऑप्शन यदि आप सोच रहे हो तो यह आंसर बिल्कुल क्या माना जाएगा, यह आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा साथियों। क्यों सही माना जाएगा, इसका कारण क्या है। आपने देखा होगा उपलब्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, यह चीज को समझना। यह उपलब्धि परीक्षण से सवाल पूछा गया। उपलब्धि परीक्षण के प्रकार कितने, 2। एक तो हो गया आपका परमापीकृत, एक क्या हो गया परमापीकृत परीक्षण, और दूसरा क्या हो गया अपरमापीकृत परीक्षण। और यही से आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सा आंसर वो है तो क्यों है। उपलब्धि परीक्षण 2 प्रकार के हैं, एक तो परमापीकृत और एक अपरमापीकृत परीक्षण। इस अपरमापीकृत परीक्षण को शिक्षक निर्मित परीक्षण भी कहते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका एक नाम क्या है, शिक्षक निर्मित परीक्षण भी है। अब चीज को अंतर में से यह सवाल पूछा गया, उपलब्धि परीक्षण के अंतर में से। क्या परमापीकृत परीक्षण क्या होता है, विश्वसनीय होता है और वैध होता है। यह क्या है, परमापीकृत परीक्षण क्या है, एक तो विश्वसनीय है और साथ में क्या है वैध, जबकि ये जो होता है ये वैध नहीं है, वैध नहीं है और नहीं विश्वसनीय है। दूसरा, परमापीकृत परीक्षण में क्या होता है, एक विद्यालय का दूसरे विद्यालय से तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, एक राज्य का दूसरे राज्य से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब ये क्या है, व्यापक है, और ये क्या है, जब शिक्षक निर्मित परीक्षण होता है तो एक विद्यार्थी का दूसरे विद्यार्थी से क्या हो सकती है, तुलना। तो ये क्या है, ये संक्षिप्त है। ये शिक्षक निर्मित या अपरमापित परीक्षण जो है वो क्या है, सीमित है। क्या है,
सीमित है, और सीमित होने के कारण तो यहां पर क्या पूछा गया, किस प्रकार के परीक्षण में क्षेत्र संपूर्ण राज्य और देश से जुड़ा है, तो पहला ऑप्शन क्या माना गया, सही। तो ये बी और जो सी है ये आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, इस परमापिकृत परीक्षण को ही क्या माना गया, शिक्षक निर्मित माना गया। तो ये दोनों तो क्या हो गए, एक हो गए। और व्यवहारिक परीक्षण जो केवल ओरल पर आधारित होता, मौखिक पर आधारित होता है, और ये आंसर भी होगा नहीं। तो आंसर जो हो गया वो क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसका आंसर, पहला आंसर क्या हो गया, ए सही हो गया। बिल्कुल अगले क्वेश्चन पर चलिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 6, आखिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। बिल्कुल साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखते आपको पता पड़ रहा होगा, यदि आपने इंटेलिजेंसी को सही पढ़ा है, अर्थात बुद्धि को यदि आपने सही पढ़ा है, तो इस उत्तर को आप दे सकते हो। क्या कहता है ये प्रश्न, एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। बुद्धि पहचानने व सीखने की शक्ति है, यह कथन किसने दिया था, या इस कथन के प्रतिपादक कौन है। कहने का मतलब बुद्धि क्या है, पहचानने की शक्ति है और सीखने की योग्यता। यह कथन किसका है, यह जो सवाल है साथियों, यह क्वेश्चन आपके परिभाषाओं से पूछा हुआ है। यदि आपने बुद्धि के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है, उसकी अवधारणा समझी है, उसके मीनिंग को समझा है और उसकी परिभाषा समझिए, तो आप इसको उत्तर दे सकते हो। बिल्कुल यहां से 4 ऑप्शन है कि बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है। क्या यह कथन वुडवर्थ का है, क्या यह कथन टर्मन का है, क्या यह कथन बीने का है, क्या यह कथन गाल्टन का है। 4 ऑप्शन है। यदि इन प्रश्नों की यदि बात करूं इस ऑप्शन की, तो बिल्कुल एक एक ऑप्शन ने क्या क्या बात कही, तुरंत आपके सामने उत्तर निकल कर आ जाएगा। वुडवर्थ कहता है बुद्धि क्या है, वुडवर्थ क्या कहता है, बुद्धि सीखने का कार्य है या सीखने की विधि है। वुडवर्थ ने तो बुद्धि को क्या कहा, बुद्धि सीखने की क्या मानी गई, विधि मानी गई, कार्य माना गया, या क्या माना गया, इसे विधि बताया है। यदि मैं टर्मन की बात करता हूं, तो टर्मन देवता क्या कहते हैं, बहुत ही बुद्धि लब्धि शब्द को देने वाला था ये व्यक्ति। टर्मन ने कथन क्या कहा था, बुद्धि अमूर्त विचारों का योग है। इसका मतलब ये दोनों ही क्या है, इस कथन को कहने वाले नहीं है। टर्मन ने तो अमूर्त विचारों का योग कहा, और ये टर्मन वही व्यक्ति है जिसने कौन सा शब्द दिया था साथियों, इसने बुद्धि लब्धि शब्द दिया था। क्या दिया था, बुद्धि लब्धि शब्द। यहां पर एक ये क्वेश्चन भी आपका तैयार हो रहा कि बुद्धि लब्धि शब्द देने वाला व्यक्ति कौन है, टर्मन। नंबर 3, बीने साहब क्या कहता है कि बुद्धि जो है 4 शब्दों से मिलकर बनी है। कौन कौन से, ज्ञान से, आविष्कार से और आलोचना। यानी कि बुद्धि जो है ज्ञान, आविष्कार, आलोचना, या फिर मैं ये कहूं कि बुद्धि में जो है इन तत्वों का क्या माना गया, योगदान माना गया। ज्ञान, बुद्धि है तभी तो क्या है, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। बुद्धि से हम आविष्कार करते हैं, बुद्धि से हम आलोचना, और बुद्धि से हम निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है बुद्धि इन तत्वों का योगदान है, तो इसका मतलब यह कथन भी नहीं होगा। तो आंसर आपके सामने है, बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति कहने वाला व्यक्ति कौन था, गाल्टन था। साथियों गाल्टन। तो
या डी आंसर क्या हो गया, सही हो गया। क्योंकि बी ने तो केवल ज्ञान कहता, आविष्कार कहता, आलोचना कहता है, कई बार वो निर्देशन की बात भी कर देता है। किसकी बात करता है, निर्देशन। तो इन चार शब्दों का योगदान बताया। बाकी कथन किसने कहा था, गाल्टन ने कहा था। तो बिल्कुल ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आखिर इस कथन के प्रतिपादक कौन थे। तो अगले क्वेश्चन पर चलिएगा मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि बुद्धि के संदर्भ में सर्पिली विचारधारा किसने दी थी। बुद्धि के संदर्भ में कौन सी विचारधारा, सर्पिली विचारधारा की बात कर रहा हूं कि बुद्धि के संदर्भ में सर्पिली विचारधारा देने वाला व्यक्ति कौन है। तो इसमें एक नाम आता है, क्या जिलफोर्ड के द्वारा दी गई, या ये विचारधारा गिल्टमैन ने दी, क्या ये विचारधारा केटल ने दी, क्या ये विचारधारा थॉर्नडाइक ने दी। चार ऑप्शन है आपके सामने, वापिस सुनिएगा। बुद्धि के बारे में सर्पिली विचारधारा देने वाला व्यक्ति कौन है। पहले तो यह सोचिएगा, बुद्धि के बारे में दो विचारधाराएं नहीं है बुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में। तो एक तो कार्य विचारधारा और एक प्रक्रिया उन्मुखी विचारधारा, जिसको सर्पिली विचारधारा भी कहते हैं। तो अब ये सोचिए, इस विचारधारा को किस व्यक्ति ने दिया था। तो मैंने क्या कहा, बुद्धि की दो विचारधारा, बुद्धि की दो क्या है विचारधारा। समझिएगा, आप समझोगे तो बिल्कुल आंसर तक पहुंचोगे। एक तो विचारधारा क्या है, कार्य है। क्या है साथियों, कार्य। दूसरी क्या है, दूसरी विचारधारा प्रक्रिया उन्मुखी है। कौन सी है, प्रक्रिया उन्मुखी। तो पहली विचारधारा कार्य और दूसरी विचारधारा प्रक्रिया उन्मुखी है। चीज को समझिएगा, कार्य विचारधारा का संबंध किससे है, कार्य विचारधारा का संबंध आपके बीने से है, इसके अलावा केटल से है, इसके अलावा थॉर्नडाइक से है, इसके अलावा थॉमसन से है, इसके अलावा हेब से है, इसके अलावा गिलफोर्ड से है। और यदि बात करें तो इसमें एक नाम आएगा, जिलफोर्ड भी आता है। अब चीज आती है, ये सारे कार्य के विचारधारा है। इसका मतलब ये केटल होगा नहीं, थॉर्नडाइक होगा नहीं, और जिलफोर्ड या गिलफोर्ड भी होगा नहीं। प्रक्रिया उन्मुखी विचारधारा में कौन आता है, तो इसके अंदर आने वाले यदि बात कर रहा हूं प्रक्रिया उन्मुखी विचारधारा, तो प्रक्रिया उन्मुखी विचारधारा में एक तो नाम क्या आ गया, गिल्टमैन का आ गया। किसका आ गया, गिल्टमैन का आ गया। जिसने, अब आप सोच रहे होंगे कि प्रक्रिया उन्मुखी और आप यहां तो सर्पिली विचारधारा, तो प्रक्रिया उन्मुखी विचारधारा को ही क्या कहा गया साथियों, सर्पिली विचारधारा कहा गया। तो आपके ये फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा इसमें एक नाम आता गार्डनर का। क्या नाम आता, गार्डनर भी इस विचारधारा का समर्थक था है। तो बिल्कुल आंसर जो हो गया वो बिल्कुल सही कौन सा होगा, बी आंसर क्या माना जाएगा साथियों, बिल्कुल सही माना जाएगा। ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही गहनता के साथ, सूक्ष्मता के साथ, बहुत ही बारीकी से ये क्वेश्चन पूछा गया। क्योंकि अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, बुद्धि सिद्धांत से पूछे गए, सूत्र से पूछे गए, इसके अलावा बुद्धि के इतिहास से पूछे गए, लेकिन ये कम से कम विचारधारा पर आधारित ये सवाल पूछा गया है। तो बिल्कुल सातवें क्वेश्चन के साथ ही इस सातवें क्वेश्चन के सारे ही फंडामेंटल आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अगले क्वेश्चन पर मेरे साथ चलिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से समझिए,
उसके बाद उत्तर तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 8, शब्द है इमोशनल और साथ में क्या है, इंटेलिजेंसी। इनका संबंध किससे है? कहने का मतलब इमोशनल यानी संवेग और इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। तो यहां एक शब्द पूछा गया, संवेगात्मक बुद्धि शब्द। क्या पूछा जा रहा है? संवेगात्मक बुद्धि। क्लियर यहां? अब ये संवेगात्मक जो बुद्धि है साथियों, इसका संबंध किससे है? क्या इसका संबंध बंकिगम से है या फिर इसका संबंध डियरबोन से है? क्या इसका संबंध थ्रस्टन से है? क्या इसका संबंध गोलमैन से? तो बिल्कुल उत्तर तक अगर आपने कहीं पढ़ा है, यह फर्स्ट ग्रेड में भी सवाल पूछा गया है, इसके अलावा सेकंड ग्रेड में भी यह सवाल पूछा गया, संभवतः आगामी शिक्षक भर्ती में भी इस तरह के सवाल पूछ लिए जा सकते हैं। तो आप उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। बात मैं कर रहा हूं, एक एक ऑप्शन पर चर्चा कर रहा हूं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का संबंध बंकिगम से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बंकिगम ने बुद्धि को सीखने की योग्यता बताया। बंकिगम ने क्या कहा? बुद्धि क्या है? बुद्धि सीखने की योग्यता है। यह बात किसने कही? बंकिगम ने। तो यह आंसर होगा नहीं। डियरबोन भी आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डियरबोन ने भी संवेगात्मक बुद्धि को लेकर कोई बात नहीं की। इसने केवल यह कहा बुद्धि सीखने वे अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। सीखने और अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। यह बात किसने कही? डियरबोन ने कही। फिर आपके आता थ्रस्टन। थ्रस्टन जो व्यक्ति था या जो ये थ्रस्टन मनोवैज्ञानिक था, इसने भी इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर कुछ भी नहीं कहा साथियों। थ्रस्टन तो बुद्धि को समूह तत्व बताया। थ्रस्टन ये कहता है कि बुद्धि 7 तत्वों से मिलकर बनी है। शुरुआत में 13 तत्वों का समूह बताया, 13 तत्वों का समूह। और बाद में कितने रहे? बाद में 7 तत्व मान्य रहे। इसका मतलब इन तीनों व्यक्तियों ने बुद्धि के बारे में बुद्धि के बारे में बताया, लेकिन संवेगात्मक बुद्धि के बारे में इन तीनों ने भी कुछ नहीं कहा। इसका मतलब आंसर जो होगा वो आपके डी आंसर बिल्कुल क्या होगा साथियों? सही होगा। तो आंसर जो डी है या जो दे है वो बिल्कुल क्या है? सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं साथियों। तो मैं दोबारा आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि बिल्कुल ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न में श्रृंखलाबद्ध रूप से चलायमान रखूंगा, जो हो सकता आगामी शिक्षक भर्ती में आपको काफी सहयोग करेंगे। आपके कम से कम अब तक आपने जो पढ़ा है उसके मूल्यांकन में भी काफी योगदान रहेगा। बिल्कुल अगले क्वेश्चन पर चलिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए और उत्तर तक पहुंचिए। बिल्कुल अगर आप इस प्रश्न का उत्तर दोगे तो ये मान के चलिए आप इमोशनल इंटेलिजेंसी वाले हो। अवसारी चिंतन का संबंध है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अवसारी चिंतन। यह चिंतन में से पूछा हुआ सवाल है। बिल्कुल रिट में एक टॉपिक जुड़ा हुआ है, चिंतन अधिगम, और वहीं से यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अवसारी चिंतन का संबंध है। क्या इसका संबंध रुचि से होता है? क्या इसका संबंध बुद्धि से होता है? क्या इसका संबंध सृजनात्मकता से होता है? क्या इसका संबंध समायोजन से होता है? 4 ऑप्शन है। यदि अवसारी चिंतन की यदि मैं बात कर रहा हूं
तो पहला ऑप्शन तो पहले ही क्या हो गया, गलत। क्यों? रुचि का जो संबंध है, रुचि का संबंध अंतर से, अंतर करने की योग्यता से। रुचि का संबंध किससे है? अंतर करने की योग्यता से। और बुद्धि का संबंध, यह आंसर भी क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? बुद्धि का संबंध, बुद्धि का संबंध मानसिक योग्यता से, मानसिक योग्यता से। तो यह आंसर भी क्या हो गया, गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, यह आंसर बिल्कुल सही है। कारण क्या है? सृजनात्मकता का संबंध सदैव अवसादी चिंतन से रहता है। किससे रहता है? अवसादी चिंतन से रहता है। और समायोजन का संबंध समन्वय की योग्यता से रहता है, समन्वय की योग्यता से रहता है। तो बिल्कुल आपको फंडामेंटल क्लियर हो गए होंगे। आंसर जो होगा वो क्या होगा, से जो आंसर है या सी जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। बाकी रुचि, बुद्धि और समायोजन, ये आंसर क्या हो गए, गलत हो गए। अब ये चिंतन अधिगम से पूछा हुआ सवाल है। कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है, अब सारी चिंतन नहीं पूछकर कई बार पूछ लिया जाता अभी सारी चिंतन। पिछली भर्ती परीक्षा में यह सवाल पूछा हुआ, अभी सारी चिंतन का संबंध है। अब तक तो पहले क्या पूछा गया, अब सारी पूछा गया। अब क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे, अभी सारी चिंतन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध केवल जो होता है साथियों, बुद्धि से होता है। तो चिंतन अधिगम से सवाल पूछा हुआ है। चिंतन में 4 प्रकार के चिंतनों का उल्लेख है। कौन कौन से 4 प्रकार के चिंतन होते हैं? आपने देखा होगा, एक तो सामान्य चिंतन होता है। एक यदि देखा जाए तो सामान्य चिंतन को प्रत्यक्ष चिंतन भी कहते हैं। एक जो सामने नहीं है, कल्पनात्मक चिंतन भी होता है। एक जहां प्रतिमाओं का निर्माण होता है, प्रत्यक्ष चिंतन भी होता है। और एक चिंतन आपके तार्किक चिंतन भी होता है। तो कुल मिलाकर चिंतन अधिगम की प्रक्रियाओं से इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मेरे जितने भी साथी रीट भर्ती वाले, बिल्कुल डीपली सवाल पूछा गया है यहां से। तो अगले क्वेश्चन पर मेरे साथ चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, सीखने के प्रतिफल का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। बिल्कुल जो पाठ्यक्रम में नया सिलेबस जुड़ा था पिछली बार, और वहां से यह सवाल पूछा हुआ है, सीखने का प्रतिफल। बिल्कुल साथियों, यह वो टॉपिक है जिसको डीपली आज तक नहीं पढ़ाया गया और कहीं भी इसकी सारगर्भित सामग्री नहीं है। और यहां पर बहुत सारी चीज आपको जानने को मिलेगी, क्योंकि आपने अब तक जो भी पढ़ा है वो अधिगम पढ़ा है, लेकिन सीखने के प्रतिफल या सीखने का आखिर परिणाम क्या है, इस संक्षिप्तता को आपने कभी नहीं पढ़ा। तो बिल्कुल यहां आपको बहुत सारी चीज देखने को मिलेगी। सीखने के प्रतिफल का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, कहां हुआ था? क्या इसका प्रयोग रचनात्मक क्षेत्र में हुआ? क्या इसका प्रयोग इंजीनियरिंग क्षेत्र में हुआ? या इसका प्रयोग वाद विवाद क्षेत्र में हुआ? या इसका प्रयोग कलात्मक क्षेत्र में हुआ? तो सीखने के प्रतिफल की यदि अपन बात करते हैं, तो इसका प्रयोग यदि अपन रचनात्मकता की बात करें तो यह आंसर बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि सीखने के प्रतिफल का प्रयोग रचनात्मक क्षेत्र में पहली बार नहीं किया गया, क्योंकि रचनात्मक क्षेत्र में जो प्रयोग किए गए वो केवल देखा जाए तो वो चिंतन पर आधारित थे। और वो भी कौन से? भौतिक चिंतन पर आधारित थे, भौतिकवाद पर। इसका मतलब रचनात्मकता का संबंध किससे है साथियों? भौतिकवाद से। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा हुआ ही है। नंबर 2 की यदि बात करूं तो यह आंसर आपके बिल्कुल सही माना जाए।
सीखने की प्रतिफल का सर्वप्रथम प्रयोग यदि देखा जाए तो कहां गया? इंजीनियरिंग क्षेत्र में किया गया, इंजीनियरिंग क्षेत्र में किया गया। और यदि देश का नाम पूछ लिया जाए तो सबसे पहले ऑस्ट्रिया और अमेरिका जैसे देशों में इसकी शुरुआत की गई। उसके बाद भारत में भी 2017 के अंदर यह महसूस किया गया कि सीखने के प्रतिफल वास्तव में बच्चे ने अधिगम किया है तो कहां तक सार्थक हुआ या नहीं हुआ, उसका परिणाम क्या रहा है, इन सभी तथ्यों की जानकारी के लिए 2017 में पर्यावरण क्षेत्र में फर्स्ट लेवल जो पहली से पांचवी उसमें इस चीज को प्रयोग किया। और भारत जो था जिसने इस परिणाम देखने के बाद भारत इसमें अव्वल नंबर रहा है। तो सीखने के प्रतिफल का प्रयोग भारत में 1917 के अंदर 2017 में देखा गया था। कब देखा गया? 2017 के अंदर इस तथ्यों का उल्लेख मिलता है। अब चीज आती है, हालांकि सीखने के प्रतिफल का उल्लेख भारत में काफी समय से पहले हो रहा था, लेकिन जो लोकप्रियता हासिल करने का समय था वो ये सन रहा है। इसके बाद फिर यदि अपन बात करते हैं वाद विवाद को लेकर, तो वाद विवाद क्षेत्र में तीसरा ऑप्शन, वाद विवाद का संबंध केवल क्या है? दलीय प्रणाली से है। किससे है साथियों? दलीय प्रणाली से है। इसका मतलब दलीय क्षेत्र में इसका प्रयोग कभी किया ही नहीं गया था, तो यह होगा नहीं। और यदि अपन कलात्मक बात मानते हैं तो यह आंसर भी नहीं होगा, तो कलात्मक क्षेत्र में केवल नाट्य विधा का या मैं यह कहूं कहानी विधा का या फिर कविता का उल्लेख हुआ है। इन विधाओं का उल्लेख कलात्मक क्षेत्र में होता है। तो बिल्कुल आपको यह पता पड़ गया होगा सीखने के प्रतिफल का सर्वप्रथम प्रयोग इंजीनियरिंग क्षेत्र में। तो बे आंसर जो है या बी आंसर जो है वो बिल्कुल क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। तो अगले क्वेश्चन के साथ मेरे साथ जुड़िएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11। तो 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला अपन ने समाप्त कर दी। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो उदयपुर के सिरजी सेंटर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको दिखाई दे रहा होगा, बात कर रहा हूं मैं चिंतन प्रक्रिया को लेकर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि चिंतन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण साधन अर्थात सोचने के लिए, चिंतन के लिए किस प्रमुख साधन को काम में लिया जाता है? क्या उस साधन का नाम भाषा है? क्या उस साधन का नाम शिक्षक है? क्या उस साधन का नाम छात्र है? क्या उपयुक्त सभी है? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यदि आप अपनी बौद्धिक योग्यता का प्रयोग करते हो तो साथियों इसका आंसर आप दे सकते हो। ध्यान से समझिए और सुनिए कि चिंतन प्रक्रिया यानी कि जब आप सोचने समझने की शक्ति की यदि बात करते हो तो शिक्षक भी सोचता है, छात्र भी सोचता है, लेकिन हम साधन की बात कर रहे हैं और साधन का एक नाम अभिकरण भी है साथी। साधन को क्या कहते हैं? अभिकरण है। इसका मतलब शिक्षक और छात्र तो साधन है ही नहीं, ये तो क्या है? ये तो करता है, साध्य करता। तो ये दोनों नहीं होगा। जब ये दोनों नहीं होगा तो ये मान के चलिएगा सभी आंसर वाला भी क्या हो गया? गलत है। तो साधन जो होता है वो क्या है? भाषा। आप सोचते हो तो किस माध्यम से? किसी ना किसी भाषा के माध्यम से आप अपने विचार के बारे में जो भी आप अवलोकन करते हो, जो आप याद रखते हो, जो भी आप स्मरण करते हो, जो भी भाव आप में आते हैं वो सारा का सारा किसी ना किसी भाषा से आते हैं। तो भाषा चिंतन प्रक्रिया का क्या है? चिंतन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अभिकरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा हुआ। तो
यहां जो ए आंसर है ये बिल्कुल क्या है साथियों, सही माना जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, समझिए और फिर उत्तर तक पहुंचिए। संवेदना को ज्ञान की प्रथम सीढ़ी बताया गया। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिट में पूछा भी है। संवेदना ज्ञान की प्रारंभिक सीढ़ी है या पहली सीढ़ी है, यह कथन किसने कहा? क्या यह कथन वुडवर्थ ने कहा या यह कथन पेस्टालोजी ने कहा, या फिर मैं ये बात मानूं क्या इस कथन को कहने वाला वाटसन है या इस कथन को कहने वाला विलियम जेम्स है? चार ऑप्शन है, तो चारों पर आप विचार कीजिएगा, उत्तर क्या होगा? संवेदना यानी भाव, किसी के प्रति आपकी जो वेदना है, जो भाव है, ये आपके ज्ञान को बताता है कि आप ज्ञानी हो या नहीं हो। आप ऐसा तो नहीं निर्जीव हो, यदि आप में संवेदना नहीं है तो आप सजीव हो ही नहीं सकते। तो संवेदनाओं को ज्ञान की प्रारंभिक सीढ़ी कहने वाले की यदि बात करूं तो वुडवर्थ की अगर अपन बात करते हैं तो यह आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि वुडवर्थ ने संवेदना के बारे में कहा ही नहीं है। इसने तो केवल क्या कहा? इसने मनोविज्ञान के बारे में बात कही थी। किसके बारे में बात कही थी? मनोविज्ञान के बारे में बात कही, पर्सनावली सूची के बारे में बात कही और व्यवहार के बारे में बात कही। तो इसका मतलब ज्ञान को लेकर इसने कोई तथ्यात्मक टिप्पणी दी नहीं, इसलिए आंसर नहीं होगा। पेस्टालोजी की यदि बात करें तो यह आंसर भी गलत है, क्योंकि पेस्टालोजी ने बाल विकास को लेकर कार्य किया था। किसको लेकर कार्य किया था? बाल विकास को। ऐसा कहा गया कि बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण पेस्टालोजी ने दिया था। कई जगह जॉन लॉक का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन आंसर दोनों में से ऑप्शन दोनों, तो पेस्टालोजी पहला आंसर क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। तो बाल विकास को लेकर कार्य किया था। वाटसन जो था यह भी होगा नहीं, क्योंकि यह व्यवहार को लेकर बात करता है और व्यवहारवाद का जनक भी है। व्यवहारवाद का क्या है? जनक है। तो बिल्कुल आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आंसर क्या होगा साथियों? डी आंसर बिल्कुल सही है। विलियम जेम्स पहला व्यक्ति था जिसने संवेदना ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है इस बात को कहा, और इसका उल्लेख विलियम जेम्स की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में भी मिलता है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, तो ये विलियम जेम्स की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो कि 1890 में काफी लोकप्रिय हुई है। और उसी दरमियान इसने इसी पुस्तक में इस चीज को कहा कि संवेदना जो होती है साथियों, ज्ञान की प्रारंभिक सीढ़ी होती है। तो बिल्कुल आपको आंसर मिल गया होगा कि आखिर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। बिल्कुल अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है साथियों, देखिए, समझिए और उत्तर तक पहुंचिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है। माइंड ऑफ द चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? माइंड ऑफ द चाइल्ड पुस्तक के आखिर रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन है। क्या इस पुस्तक को प्रेरण ने दिया, या फिर क्या इस पुस्तक को कॉन्वेस साहब ने दिया, क्या इस पुस्तक को सली ने दिया, क्या इस पुस्तक को क्रोवेक्रो ने दिया? एक एक को चीज को पढ़ना है। माइंड ऑफ द चाइल्ड पुस्तक की बात करें, नीचे से चलते हम अपन। क्रोवेक्रो की बात करें तो यह कथन बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। क्यों? क्रोवेक्रो जो है यह केवल
बालकों की शताब्दी के बारे में विवरण दिया था। बालकों की शताब्दी, शताब्दी का विवरण। और सल्ली की यदि बात करें तो इसने केवल जो उल्लेख किया ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी, इसका मतलब इसने जो उल्लेख किया चाइल्ड स्टडी को लेकर किया था। क्या किया था? चाइल्ड स्टडी को लेकर। और कम्युनिस्ट जो था इसने 2 किताबें लिखी। एक तो लिखी स्कूल ऑफ इन्फेंसी। तो कम्युनिस्ट की प्रथम पुस्तक क्या थी? प्रथम पुस्तक थी स्कूल ऑफ इन्फेंसी। पहली पुस्तक क्या थी? स्कूल ऑफ इन्फेंसी। और द्वितीय पुस्तक अरबिस पिक्टस, अरबिस पिक्टस नामक द्वितीय पुस्तक थी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो स्कूल ऑफ इन्फेंसी ये तो पहली पुस्तक, और अरबिस पिक्टस जो थी ये क्या? द्वितीय पुस्तक। और ऐसा कहा जाता है ये 1628 में लिखी गई, और ऐसा भी कहा जाता है ये 1657 में लिखी गई। इन दोनों पुस्तकों के बाद हमारी शिक्षा प्रणाली में, यानी कि शिक्षा प्रणाली के अंदर पाठ्यक्रम क्या हुआ? पाठ्यक्रम चित्रात्मक हुआ। तो इसका मतलब कम्युनिस्ट भी आंसर नहीं होगा, सल्ली भी आंसर नहीं है, और करो भी नहीं है। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा? प्लेयर नामक व्यक्ति ने माइंड ऑफ द चाइल्ड पुस्तक की रचना की थी। तो ए आंसर साथियों क्या है? बिल्कुल सही माना जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी भी है, कई बार ये पूछा भी गया साथियों। तो बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन आपको तैयार हो रहे होंगे आपके एक ही प्रश्न के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 14, बिल्कुल आप गंतव्य स्थान की ओर जा रहे हो। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14? चीज को समझिए और उत्तर तक पहुंचिए। व्यक्तिगत विभिन्नता का संबंध किससे है? आखिर व्यक्तिगत विभिन्नता को लेकर किस किस व्यक्ति ने कार्य किया? क्या वो रूसो है? क्या वो वुडवर्थ है? क्या वो वाटसन है? या वो गाल्टन है? 4 ऑप्शन आपके सामने है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का संबंध किससे है। जब भी यह सवाल पूछा गया बिल्कुल एक लाइन में इसका उत्तर निकलता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता की यदि मैं रूसो को लेकर बात करूं तो बिल्कुल साथियों यह आंसर हो ही नहीं सकता रूसो, क्योंकि रूसो ने केवल एमाइल पुस्तक लिखी और केवल अनुभवों को महत्व दिया, व्यक्तिगत विभिन्नता को लेकर कोई चर्चा नहीं की। और वुडवर्थ की बात करूं तो वुडवर्थ ने मनोविज्ञान के विकास के इतिहास क्रम को परिभाषित किया। एक परिभाषा के रूप में इसे बांधा। तो रूसो होगा नहीं और वुडवर्थ भी नहीं होगा। वाटसन ने व्यवहार को समझाया तो यह भी आंसर होगा नहीं। गाल्टन था जिसने व्यक्तिगत विभिन्नता पर कार्य किया और 1879 में विश्व की मनोविज्ञान की प्रयोगशाला में प्रयोग भी किया। विश्व की मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला में व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या किया? उल्लेख किया था। कब किया था? 1879 में। तो बिल्कुल आंसर जो होगा डी आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14। दिखने में आपको सामान्य लगा होगा
बाकी बहुत ही सारगर्भित है ये सवाल, एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी है और संभवतः पूछा जा सकता है भविष्य में। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? एक शब्द आया है सिजोफ्रेनिया, बहुत ही मार्मिक शब्द दिया हुआ है कि सिजोफ्रेनिया है क्या और इसका संबंध किससे है? क्या इसका संबंध झूठ बोलने से होता है? क्या इसका संबंध गलत मानसिक दृष्टिकोण से है? क्या इसका संबंध आत्मप्रेम से है या सहसा समझने से है? देखिएगा, चारों ऑप्शन के विवरण पर अगर आप दृष्टिपात करोगे कि कौन सा ऑप्शन या कौन सा विकल्प क्या कह रहा है, तो आप उत्तर तक पहुंच सकते हो। यह सीटेट में आया हुआ सवाल है, सिजोफ्रेनिया का संबंध है। यदि आप झूठ बोलने के बारे में सोचते हो तो यह आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि झूठ बोलने का संबंध सिजोफ्रेनिया से नहीं होता साथियों, वो तो मिथोमेनिया से होता है। किससे होता है? मिथोमेनिया से होता है। तो यह आंसर होगा नहीं। यदि आप बी ऑप्शन पर जा रहे हो कि गलत मानसिक दृष्टिकोण होगा, तो यह आंसर भी क्या लगा दिया मैंने? रॉन्ग। क्यों? गलत मानसिक दृष्टिकोण को न्यूरोसिस कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? न्यूरोसिस कहते हैं ना, नेरो माइंड। तो गलत मानसिक दृष्टिकोण को क्या कहते हैं? न्यूरोसिस कहते हैं। और यदि आत्मप्रेम की बात करें तो आत्मप्रेम होगा नहीं, क्योंकि आत्मप्रेम को स्वयं मोह भी कहा जाता है, स्वयं मोह भी कहा गया। अब आपके सामने क्या बचा है? सहनसा। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे कहते हैं ना आपस में कि अपने आप को क्या सहनसा समझ रहा है। तो सिजोफ्रेनिया का अर्थ क्या है? क्या स्वयं को सहनसा समझना ही सिजोफ्रेनिया? तो बिल्कुल ये डी आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। तो झूठ बोलने को मिथोमेनिया कहते हैं और गलत मानसिक दृष्टिकोण, संकीर्ण विचारधारा को न्यूरोसिस कहा गया, आत्मप्रेम को स्वयं भी कहा गया, और जो चौथा ऑप्शन है सहनसा समझना, जिसे सिजोफ्रेनिया कहा गया। तो 15 क्वेश्चन का आंसर डी हो गया। अगले क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? एक शब्द आया कविता, दूसरा शब्द आया नाटक इत्यादि का रचना, यानी कविता नाटक, इसका संबंध किससे है? कहने का मतलब कविता हो गई, नाटक है, इत्यादि जो भी रचनाएं हुई है, इन रचनाओं का संबंध किस प्रकार की कल्पना से? यह सवाल कल्पना से पूछा गया। यदि साथियों आपने मैकडूगल की कल्पना का वर्गीकरण पढ़ा है तो आप इसके उत्तर तक पहुंच सकते हो। कैसे? क्या इसका संबंध उत्पादक कल्पना से? तो यह आंसर गलत है। क्या इसका संबंध रचनात्मक कल्पना से? यदि आप यह सोचते हो रचनात्मक, नवीन रचना, काव्य पाठ, तो यह आंसर भी क्या हो गया? गलत है। यदि उसका संबंध व्यवहारिक कल्पना का सोच रहे हो तो यह भी गलत है। तो बिल्कुल सही क्या माना जाएगा? डी ऑप्शन सही माना जाएगा। तो क्यों सही माना जाएगा समझिएगा। उत्पादक कल्पना यानी कि आपने कोई विचार पहले सोचे हैं, उसमें कोई नई तथ्य लाकर किसी नई प्रतिमा का निर्माण करते हो, तब वो कौन सी कल्पना होती? उत्पादक कल्पना होती। यदि आप भौतिक वस्तुओं का निर्माण करते हो तो भौतिकता का संबंध तो किससे हो गया? भौतिकवाद का संबंध रचनात्मकता से हो गया। जैसे मान लेते हैं पुल का निर्माण है या फिर भवन का निर्माण है, यह सारी की सारी क्या आ गई? रचनात्मक कल्पना आ गई। व्यवहारिक कल्पना होती नहीं है, तो सृजनात्मकता का संबंध काव्य रचना से हो गया। किससे हो गया? काव्य रचना से हो गया। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे
इसका आंसर क्या होगा? तो उत्पादक तो प्रतिमा हो गई एक तरह से, तो बिल्कुल आंसर जो होगा डी आंसर क्या हो गया? सृजनात्मकता बिल्कुल सही हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा मेरे साथ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान के साथ पढ़िए, आनंद के साथ पढ़िए। साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी? क्या 1986 में हुई, या 1990 में, या 1947 में, या 1988 में? बिल्कुल अलग अलग। यदि अपन 1986 की बात करें तो यहां तो क्या 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो आप सोच लिए होंगे यह आंसर नहीं होगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो कब आई? 1986। तो यह आंसर तो क्या हो गया साथियों? गलत हो गया, पहला ऑप्शन। यदि अपन 1990 में बात करें तो 1990 में नई शिक्षा नीति आई थी, नई शिक्षा नीति। तो इसका मतलब यहां पर भी साक्षरता मिशन का कोई उल्लेख नहीं है, तो यह आंसर भी क्या हो गया? गलत हो गया। फिर आप सोच रहे हैं 1947 की यदि बात कर रहे हैं तो यहां बाल नीति आई थी। कौन सी नीति आई थी? बाल नीति आई थी। तो इसका मतलब यहां पर भी साक्षरता मिशन का उल्लेख नहीं है। तो 1988 में कौन सी नीति आई? साक्षरता मिशन। तो बिल्कुल आप आंसर तक आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो होगा वो डी बिल्कुल क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा कि साक्षरता मिशन की स्थापना 1988 में हुआ था। और समृद्धि शिक्षा या शिक्षा को अगर बात करें, शिक्षा को लेकर, तो यहां पर एक क्वेश्चन और तैयार होगा। शिक्षा का संबंध किस सूची से है? सोचिए, उत्तर दीजिएगा। शिक्षा का संबंध कौन सी सूची से है? तो इसका संबंध समृद्धि सूची से है। यह भी सही है। और समृद्धि सूची, तो कहने का मतलब शिक्षा को समृद्धि सूची का विषय माना गया, संघीय विषय का नहीं माना गया। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। ये मूल्यांकन और मापन की जो यूनिट है उसमें सवाल पूछा हुआ है। सीधा सीधा सवाल है कि मूल्यांकन का अर्थ है। यदि दिमाग लगाओगे तो उत्तर पर पहुंचोगे। लग तो बहुत ही सीधा रहा है लेकिन उतना सीधा नहीं है, एकदम जलेबी की तरह है। मूल्यांकन का अर्थ है, सबको पता है, मूल्यांकन मतलब निष्कर्ष निकालना भी होता है, मूल्यांकन निरीक्षण करना भी होता है, मूल्यांकन निर्णय करना भी है, और मूल्यांकन अवलोकन करना भी है। अब आपको चारों ही उत्तर क्या लग रहे हैं? सही लग रहे, लेकिन सबसे उच्च कोटि का सही लगने वाला ऑप्शन या विकल्प कौन सा होगा? तो निष्कर्ष निकालना मूल्यांकन का अर्थ नहीं होता है। यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें तो नहीं होगा। हो सकता है निष्कर्ष लास्ट में त्रुटिपूर्ण भी हो सकते हैं। यदि आप निरीक्षण कर रहे हो तो निरीक्षण गलत भी हो सकता है, आपका ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकता है। तो निरीक्षण और अवलोकन तो सेम हो गए, तो ये दोनों एक क्या हो गए? मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या है? निर्णय। तो मूल्यांकन, रिट में सवाल पूछा गया, मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है निर्णय लेने से। यह मूल्यांकन की देन किस देश की है साथियों? मूल्यांकन शब्द आया तो चर्चा कर ही लेता हूं कि मूल्यांकन किस देश की देन है। तो यहां पर प्रजातंत्रीय देश की देन मानी गई। प्रजातंत्रीय देश अमेरिका की देन है। किसकी देन है साथियों? अमेरिका की देन है।
तो एक बात सोचिएगा, भारत में मूल्यांकन कब शुरू हुआ? भारत में 1954 से शुरू हुआ, ऐसा माना गया। तो बिल्कुल यहां पर 2-3 क्वेश्चन और तैयार हो गए होंगे आपके कि मूल्यांकन प्रजातंत्री देश अमेरिका की देन है और 1954 में भारत में इसकी शुरुआत हुई। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ निर्णय लेना है। मूल्यांकन को लेकर बहुत सारे व्यक्तियों ने कथन कहे और उन कथनों को भी आपने कई बार सुना होगा। सबसे लोकप्रिय कथन मूल्यांकन को लेकर यदि बात करता हूं तो यदि बात करें तो डाइडिगर ने कहा, एक बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त करता है या किया है, ये कौन बताता? मूल्यांकन बताता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19। ये सिद्धांतों से पूछा हुआ सवाल है और उसमें भी डीपली सूक्ष्मता के साथ, गहनता के साथ सवाल आया हुआ है। दिमाग पर जोर डालिएगा और उत्तर तक पहुंचिएगा। अधिगम का कौन सा सिद्धांत विस्मरण पर आधारित है? भूल पर आधारित है। अब आपने भूल शब्द बोलते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्या वो अधिगम की शर्तों का सिद्धांत है, क्या वो अभ्यास का सिद्धांत है, क्या वो क्षेत्रवादी सिद्धांत है, या वो सूझ का सिद्धांत है? 4 ऑप्शन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर है कि अधिगम का कौन सा सिद्धांत जो है वो विस्मरण पर आधारित है। यदि अपन अधिगम की शर्तों का सिद्धांत है की बात करें तो यह आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये किसने दिया था? जेने ने दिया था। केवल अष्ट सोपान की बताई थी, अष्ट सोपान की। यहां पर इसका कोई औचित्य नहीं है। यदि आप एक ऑप्शन ऊपर हो गया, दूसरा नीचे वाले ऑप्शन की बात करूं, सूझ मानते हो तो ये इनसाइट थ्योरी हो गया, इनसाइट थ्योरी हो गया। ये विस्मरण भूल की बात कर रहा है और इनसाइट थ्योरी चिंतन की बात करता है, चिंतन की बात। क्योंकि सूझ के सिद्धांत को इनसाइट थ्योरी का सिद्धांत भी कहा गया, यह भी होगा नहीं। यदि क्षेत्रवाद की बात करें हो तो परिवेश की बात है और इसका संबंध कुर्त लेविन से है साथियों, यह भी होगा नहीं, क्योंकि क्षेत्रवादी सीखने में अभिप्रेरणा को महत्व देता है, अभिप्रेरणा और साथ में उद्देश्य को महत्व देता है। तब आपके सामने क्या बचा? अभ्यास। तो बिल्कुल भी आंसर क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। अभ्यास का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक साहब ने दिया। किसने दिया? थॉर्नडाइक। आप चीज को समझिएगा, अभ्यास के नियम को 2 भागों में बांटा गया। अभ्यास का नियम जो है इसके 2 प्रकार हैं। एक तो क्या? उपयोग और एक अनुप्रयोग। और ये उपयोग में से सवाल नहीं आया। उपयोग जो है ये कार्य की पुनरावृत्ति पर बल देता, कार्य की पुनरावृत्ति या पुनरावृत्ति। और अनुप्रयोग का ये आपके विस्मरण पर बल देता, और यहीं से ये सवाल पूछा हुआ है। तो निश्चित आप समझ गए होंगे कि अधिगम का कौन सा सिद्धांत विस्मरण पर आधारित है। तो विस्मरण की यदि बात कर रहा हूं तो ये अभ्यास के अनुप्रयोग नियम से सवाल पूछा हुआ है। तो आंसर क्या होगा? अभ्यास का नियम बिल्कुल क्या होगा साथियों? ये बी ऑप्शन जो है ये आपके सही माना जाएगा। बाकी के ऑप्शन क्या हुए? गलत। आज के सेशन का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 20। यह भी गहनता के साथ सवाल डीपली से पूछा हुआ है। एक शब्द आया आलोचना, दूसरा शब्द निंदा, इन दोनों का संबंध पूछा गया। आलोचना और निंदा का संबंध है, किससे है साथियों? क्या इसका संबंध समायोजन से होता है? क्या इसका संबंध बुद्धि से होता है? क्या इसका संबंध अभिप्रेरणा से है? क्या इसका संबंध अधिगम की प्रक्रिया से है?
आलोचना और निंदा की यदि बात करें तो समायोजन में इन दोनों नकारात्मक तथ्यों का उल्लेख नहीं है, क्योंकि समायोजन का जो संबंध है वो अधिगम की प्रक्रिया से रहता है, क्योंकि समायोजन को अधिगम का आधार भी कहा गया और समायोजन एडजस्टमेंट को अधिगम की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्तंभ भी कहा, तो यह आंसर होगा नहीं। यदि आप आलोचना और बुद्धि से जोड़ते हो, आलोचना और निंदा का संबंध यह भी नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि मानसिक योग्यता का प्रतीक है। और यदि आप अधिगम से जोड़ते हो, जब समायोजन का आधार अधिगम है, तो यह भी होगा नहीं। बिल्कुल आंसर जो होगा वो से आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। क्यों सही माना जाएगा इस पर हम क्या कर रहे हैं, चर्चा करते हैं। बिल्कुल यहां शब्द दिया है आलोचना और निंदा। यदि मैं बात कर रहा हूं अभिप्रेरणा के प्रकार, तो अभिप्रेरणा के दो प्रकार है, चीज को समझना। एक तो सकारात्मक है और एक क्या है, नकारात्मक है। बिल्कुल उत्तर तक आप पहुंच जाओगे। सकारात्मक में इनाम दिया जाता है, प्रशंसा की जाती है, इसमें उपहार दिया जाता है। और नकारात्मक की यदि बात करें तो नकारात्मक में दंड मिलता है, आपकी आलोचना होती है, आपकी निंदा भी होती है। तो ये क्या है, नकारात्मक। तो बिल्कुल ये नकारात्मक अभिप्रेरणा से पूछा हुआ सवाल है। नकारात्मक अभिप्रेरणा को बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं और सकारात्मक को आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। बिल्कुल यहां से डीपली सवाल पूछा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आज इस सेशन के अंदर जो 20 क्वेश्चन की मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 2 को आपने गहनता के साथ पढ़ा है, तो बिल्कुल ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की है, और वो भी कहां पर की है आपको अच्छे से पता है। मैंने शुरुआती दौर पर बोल दिया था, सिरजी उदयपुर का सिरजी स्टडी सेंटर, जो कि शिक्षक भर्ती के लिए काफी चर्चित है, काफी लोकप्रिय है। तो बिल्कुल इस सिरजी स्टडी सेंटर पर ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला निरंतर चलायमान रहेगी। तो मनोविज्ञान को गहनता के साथ यदि आपको समझना है तो सिरजी स्टडी सेंटर से जुड़िएगा। इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑफलाइन में भी ये सुविधाएं उपलब्ध है, ऑफलाइन की भी कक्षाएं निरंतर चलायमान है। तो बिल्कुल अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा और निरंतर अध्ययन कीजिएगा, ताकि सफलता की अंतिम छोर तक आप पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।